अब देखो सिटी बी का देखते हैं। देखो 19, सी की 19 में वैल्यू ये है और ई की 23 में वैल्यू ये है। तो देखो मतलब ये कहीं ना कहीं 17% की वैल्यू है, मुझे किसकी निकालनी, 14 की। देखो 17% की वैल्यू ये, वन की वैल्यू 17 और 14 की निकालनी है। ठीक है, तो सिमिलर वे ये आ जाओ 23 ई, मतलब ये 9% की वैल्यू है। वन की वैल्यू 9 और किसकी निकालनी मुझे, 16%। ये तो कट जाएगा, 9 5 45, 9 7 63, तो कितना होगा, 16 7 काटा पीटी करेंगे, 16 7 112, 11। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है। ये वैल्यू आ गई 912, ये देखो कितना आ जाएगा। ये कितने पे कट रहा है, अगर मैं इसको एग्जैक्ट एग्जैक्ट 17 है ना ये, कट नहीं रहा ना ये, 17 चौके 731 है कि कितना है, अरे रे ये 731 है। तो अब कट जाएगा ना, 17 चौके 68, 17 3 तो ये कितना आ गया, ये आ गया मेरा 602। ठीक है, तो ये आ गई 602 और ये आ गई 912। इसको 900 ही ले लेते, 912 900 ले लेते हैं, इसको 600 ले लेते हैं। तो क्या पूछा उसने, कितना मोर है ना, ये पूछा है नंबर ऑफ द रीडर इन सिटी बी इन 2023 अप्रोक्सीमेटली what परसेंट मोर देन इन द 19। इनसे काफी क्लोज है। मान लो ये 600 था, मान लो ये ले लिया मैंने 900, तो मान लो 300 ज्यादा है। अ, ठीक है, और किससे डिवाइड बाई 600 इंटू 100। तो इस, ये कितना आ गया, तो 50%, मतलब आंसर मेरा 50 से ज्यादा आएगा, थोड़ा सा ज्यादा आएगा, मतलब ये नहीं हो सकता, ये तो बहुत ही कम है। तो उससे जैसे नेक्स्ट क्लोज यही है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको लेके करोगे तो यही आएगा, तुम अगर कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ये हो गया, इजी था, यही कोई ज्यादा मुश्किल तो था नहीं यार। तो ये तो तुम्हें सब पता है। ये क्या होता है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था, अगर ये भी नाम होता ना, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसी से काम चल जाता। समझ गए, शोध गंगोत्री, शोध सिंधु, ये सब पता था, तो डी का तो सेकंड हो जाएगा। ठीक है, दिमाग लगाना होता है, वैसे एक भी क्वेश्चन आ गया तो उससे हो जाएगा। ठीक है, और शोध सिंधु क्या होता है, ई रिसोर्स होता है ना, मतलब जो भी तुम्हारी रिसर्च कम्युनिटी होती है उनके लिए ई रिसोर्स का, तो ये हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। ठीक है, शोध सिंधु ये होगी, सिनोप्सिस के लिए होगी, और शोध गंगोत्री क्या होती है, थीसिस के लिए होती है। शोध गंगोत्री ये भी है क्या, पहले मैं जाके मैं सिटी में प्रोबेबिलिटी, शोध गंगोत्री वो भी है ना, शोध सिंधु और शोध गंगोत्री, जहाँ तो अपने पीएचडी की थीसिस सबमिट करते हो, जहाँ पे वो करते हो। ठीक है, इसको मैं पूरा ना बोट स्ट्रीम का टॉपिक ही समझाऊंगा तुमको। ठीक है, ठीक है, पहले और क्वेश्चन कर देता हूँ, ये अलग से मैं टॉपिक्स बता दूंगा। चलो एक, अब स्पीड ऑफ ए बोट इन, रुक जाओ मैं, चलो बताइए, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, आंसर यही है। देखो मैं बता देता हूँ इसमें क्या करना होता है। The speed of a boat in still water is this, and the speed of the stream is this. A man row a place distance 20 किलोमीटर and coming back to the starting point. Find the total time taken. देखो क्या होता है, मान लो ये समझ लो, तो मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, ये है बोट, ये है तुम्हारी नदी, नदी ऐसे ले लेते हैं। तो मान लो ये इस पे बोट चल रही है,
तो पहले दोनों ही एक डायरेक्शन में है, ये स्ट्रीम की डायरेक्शन है और ये मेरी बोट की डायरेक्शन है। तो मान लो तुम बोट की जो स्पीड है वो बी है और स्ट्रीम की स्पीड एस है, और दोनों एक डायरेक्शन में चल रही है। नदी में देखा ना, नदी की डायरेक्शन के साथ साथ, तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम है तो डाउन स्ट्रीम को मैं डी से डिनोट करता हूँ। तो जब भी बोट और स्ट्रीम सेम डायरेक्शन में होती है, कि जो बोट बोट जो चल रही है वो स्ट्रीम की डायरेक्शन में चल रही है, तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम के केस में जो स्पीड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, बोट प्लस स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब धारा, जिस धारा से तुम्हारा जो करंट है, जो पानी बह रहा है वो होता है। तो ये है फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या होगा, अब पानी तो ऐसे बह रहा है, बट जो मेरी बोट है वो उल्टी जा रही है, ये ऐसे जा रही है। ये बोट की स्पीड भी है, स्ट्रीम की एस है, तो ये इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, मतलब स्ट्रीम के अगेंस्ट। इस केस में जो मेरी, इसको यू से मैं डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, अपस्ट्रीम मतलब यू। अपस्ट्रीम के केस में स्पीड क्या हो जाएगी, तुमने देखा होगा बहुत जोर लगाना पड़ता है भाई, बहुत टाइम लगता है। अपोजिट जाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, बी माइनस एस। डाउन स्ट्रीम के केस में क्या हो जाएगी, स्पीड बी प्लस एस। अपस्ट्रीम के केस में क्या हो जाएगा, बी माइनस एस। ठीक है, ये तो था पहला कॉन्सेप्ट। तो दो इक्वेशन आ गई, डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड को ऐड कर दो। अपस्ट्रीम में क्या करो, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर दो। दो इक्वेशन आ गई, ठीक है। अगर यहाँ से वो बोलते बताओ बोट की स्पीड बताओ, बोट स्पीड। बोट स्पीड करने के लिए क्या करो, पहले दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये कट गया, यू बी, बी क्या आ गया, बी प्लस यू डिवाइड बाई टू। भाई डायरेक्ट पूछता है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे देगा, अप स्ट्रीम की दे देगा, बोट की स्पीड पूछेगा। तो क्या करना, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई टू, ठीक है। और अगर मुझे क्या निकालनी है, स्ट्रीम स्पीड। तो स्ट्रीम स्पीड के लिए क्या करो, दोनों को, अब की बार तो क्या किया था, प्लस स्ट्रीम स्पीड के लिए क्या करो, पहले में से दूसरे को माइनस करो। जब भी माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, डी माइनस यू। ये मान लो माइनस किया, ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, टू एस। एस कितना आ गया, डी माइनस यू डिवाइड बाई। तो ये फॉर्मूले बन गए तुम्हारे, ये याद रखना है। क्या फार्मूला, डी क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड ऐड कर दो, अप स्ट्रीम में क्या कर दो, दोनों की स्पीड माइनस कर दो। बोट स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम का डिवाइड बाई टू। स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई टू। ये चार फार्मूले हो गए, इन्हीं पे बस पूरा खत्म हो जाता है ना, सारा इसी पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, जो बोट है ना जब डाउन स्ट्रीम जाती है तो वहां टाइम कम लगता है, डाउन स्ट्रीम में हमेशा टाइम कम लगेगा, टाइम हमेशा कम लगता है। ठीक है, देखो इस पे क्वेश्चन कैसे निकलता, मान लो देखो, मान लो वो दे दे कि कोई बोट है, उसकी जो है डाउन स्ट्रीम की स्पीड मान लो बोल दिया 12 किलोमीटर पर आवर है, और अप स्ट्रीम की जो स्पीड है वो है 6 किलोमीटर पर आवर है। तो बोलेगा बताओ बोट की स्पीड क्या है और स्ट्रीम की स्पीड क्या है। तो तुम्हें पता है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड दी है, तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, डी प्लस यू डिवाइड बाई टू। कितना हो गया, 12 + 6 डिवाइड बाई 2, 9 किलोमीटर पर आवर। और अगर मैं पूछूं स्ट्रीम की स्पीड, तो डी माइनस यू डिवाइड बाई टू, 12 - 6 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसे निकालना है। समझ गए। अब और कैसे पूछ लेगा, थोड़ा और बता दो फिर और क्वेश्चन करवा दो। देखो मान लो बोलेगा कि ए से बी जा रही है कोई बोट, ठीक है, यहाँ से यहाँ गई और फिर वापस बी से ए आ गई, ए से बी गई, और मान लो जो मेरा पानी है ना वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो बोलेगी ए से बी गई और बी से ए आ गई, तो मान लो टोटल जो टाइम लग गया ना, टोटल टाइम, तो मान लो लग गया मान लो 10 घंटे।
तो अब कोई भी स्पीड पूछ लेगा कि बताओ भाई अपस्ट्रीम का कितना था, डाउनस्ट्रीम में कितनी स्पीड थी, ये पूछ लेगा। और बोलेगा कि मान लो देखो यहाँ से यहाँ भी उसने डिस्टेंस डी ही ट्रेवल की है, सेम ही होगी ना भाई, और यहाँ से यहाँ भी डी डी है। जब ए से बी जा रहा है तो ये कौन सी हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम। और जब बी से आएगा अब क्या हो जाएगा, ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, अपस्ट्रीम। ठीक है, बात समझ रहे हो। मान लो ए से बी जाने में उसको T1 टाइम लगा होगा, और बी से आने में उसको T2 लगा होगा। और हमेशा याद रखना, टोटल टाइम भले ही 10 घंटे लगा उसको, बट जो यहाँ पे जो T2 टाइम है ना वो बड़ा होगा T1 से। क्यों? क्योंकि भाई ए से बी तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि धारा के उसी के साथ तो चल रहा है डाउन स्ट्रीम में, बट वापिस आने में उसको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, वो उसके अगेंस्ट चल रहा है। तो मान लो यहाँ टाइम T1 लगा, यहाँ पे टाइम T2 लगा, T1 प्लस T2 क्या हो जाएगा, टोटल टाइम मतलब 10 घंटे, ये हो जाएगा। टाइम क्या होता है, टाइम मान लो T1 की वैल्यू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डी डिस्टेंस ट्रेवल की, और स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है। डाउन स्ट्रीम मतलब B+S। T2 मतलब डिस्टेंस तो डी ही ट्रेवल की, बट अब अपस्ट्रीम जा रहा है। देखो ना अपस्ट्रीम लिखवाया था मैंने, अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगी स्पीड, B-S। और ये किसके इक्वल है, मान लो 10 आवर। ठीक है, तो बस ये छोटा अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता नहीं, ये पता है, ये अगर, तो ये लगभग सब सवाल कर लेंगे। ठीक है, अब देखो वो क्वेश्चन पे मैं बता देता हूँ। देखो बीच में आना है एक बार, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर, मतलब ये है बोट की स्पीड दे दी, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब ये स्ट्रीम की स्पीड दे दी। A man rode to a place at a distance 24 किलोमीटर and come back to the starting point. Find the total time. देखो क्या बोला, यहाँ से यहाँ गया, मान लो A से B गया, ये डिस्टेंस 24 किलोमीटर है, ऐसे गया और फिर ऐसे आ गया, तो पूछा बताओ टोटल टाइम कितना लगने वाला। अभी तो निकालना था टोटल टाइम। मान लो जब वो A से B जा रहा है और मैं वो सोच रहा हूँ कि नदी है ऐसे ही बह रही है, ठीक है, A से B जाने में उसको कितना टाइम लगने वाला है, टाइम क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई जब ए से बी जाएगा तो अपस्ट्रीम हो जाएगी, तो अपस्ट्रीम के डाउन स्ट्रीम हो जाएगी, तो डाउन स्ट्रीम के केस में क्या हो जाएगा, B+S, तो 5+1। ठीक है, अब वो बी से अब ए आ रहा है, बट अब क्या हो गया, अगेंस्ट हो गया धारा के, तो डिस्टेंस तो 24 ही है, और अब टाइम कितना हो गया, नहीं अब स्पीड क्या हो जाएगी अपस्ट्रीम में, B-S, तो कितना होगा 5-1। सोल्व करो इसको, 24/6, 24/4, तो ये गया 6 पे, ये गया 4 पे, तो टोटल कितने घंटे लगेंगे, 10 घंटे। तो 10 आवर इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, अरे समझ गए कि नहीं। भाई अगर तुमको ये 4 फार्मूले पता है ना तो कुछ नहीं करना, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ये होती है, अप स्ट्रीम में ये होती है। बोट की स्पीड क्या निकालोगे, D+U/2, और स्ट्रीम की स्पीड B-U डिवाइड, बस इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ये अगर देखो तुम्हें नहीं भी आता ना तो तब भी कर देते हो, जैसे अंट मतलब बिफोर होता है, और CF का कंपेयर हो गया। ठीक है, वैसे भी तुम कर लेते इसको, नहीं भी होता तो, बाकी देखो दिखा दूंगा तुम्हें, जैसे भी देखो, IBIDM का मतलब देख रहा हूँ, सेम प्लेस में, मतलब इट इज यूज टू साइट क्विकली साइट सोच दैट यू आर ऑलरेडी साइटेड इन फुल ऑफ प्रीवियस फुटनोट। फुटनोट क्या होता है, बिल्कुल जो भी पेज लिख रहे होते हैं ना उसके बॉटम पे होता है फुटनोट, तो वहीं तुम्हें किसी कुछ रिप्रेजेंट करना होता है तो वहां पे हम IBIDM यूज करते हैं, सेम प्लेस पे, इसका मतलब होता है सेम प्लेस। ठीक है, और ETL का मतलब होता है जब एक से ज्यादा उत्तर होते हैं, तो उसके लिए ETL यूज कर देते हैं, एटसेट्रा टाइप है ना, वेर देर आर टू मैनी ऑथर्स, उसके लिए यूज होता है। ठीक है, अब देखो, तो ATL क्या हो गया, अदर्स के लिए,
और IBID किसके लिए होगा? इन द सेम केस। CF का होगा कंप्लीट, ठीक है। तो ठीक है। अच्छा ये देखो बहुत पूछता है भाई ये। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला कमीशन कौन सा था? हमारा इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, ठीक है। राधा कृष्ण कमीशन 1948-49 वाला। बहुत पूछता भाई। यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ठीक है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन तो 1917-18 में आया था। ये 1900 कब आया था? 1905 वाला, ये 1902 वाला, लॉर्ड कर्जन वाला, है ना। और ये इंडियन एजुकेशन कमीशन कौन सा? कोठारी कमीशन को बोलते हैं। Knowing that you find algebra is more difficult than your sister, but you could improve with practice. It is an example of लेकिन मेटाकोग्निशन होना चाहिए, क्योंकि देखो सेल्फ रेगुलेशन के 5 स्टेप होते हैं। तुमने अगर देखा होगा सेल्फ रेगुलेशन के मतलब पहले तुम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, है ना। फिर एक एनालाइज करते हो, फिर तुम कुछ गोल सेट करते हो, फिर उसको इम्प्लीमेंट कुछ करते हो। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसने बोला अलजेब्रा है, तो मतलब तुम्हें कहीं ना कहीं दिमाग लगाना पड़ेगा। बहुत डिफिकल्ट है, तो प्रैक्टिस तो करोगे। बट भाई थोड़ा क्या है तुम्हारा जो माइंड है वो भी तो होना चाहिए ना। तो यहाँ से आई थिंक मुझे लग रहा है इसका मेटाकोग्निशन बेस्ट आंसर। सेल्फ रेगुलेशन की 5 स्टेप होते हैं, 5 स्टेप होते हैं। एक बार सर्च करना तुम, पूरे 5 स्टेप होते हैं सेल्फ रेगुलेशन के। जिसमें मतलब तुम गोल को अच्छी प्लानिंग करते हो, फिर गोल को अचीव करते हो, फिर उसको मतलब पहले आइडेंटिफाई करोगे, एनालाइज करोगे। ये 5 स्टेप चलते हैं उसमें। बाकी ये तो तुम ऐसे ही कट कर सकते हो। माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन इनवॉल्व द कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग थ्रू, अब इसमें तो कट कर सकते थे। नॉइज मैनिपुलेशन डी काटा तो सबसे पहले तो आंसर आ गया। कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। बाकी तो सब इसकी जरूरत पड़ेगी भाई, फिजिकल सेटिंग तो कॉन्टेक्स्ट इसके बिना कैसे कर पाओगे ना। डी को एलिमिनेट करना था, बाकी अपने आप हो जाना था। एलिमिनेशन मेथड यूज करना था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क आफ्टर obtaining बैचलर डिग्री ऑफ ऑनर्स प्रोग्राम, ये देखो छः छः ही होगा इसका। देख लिया मैंने, देखो मैं दिखा देता हूँ तुमको। ये देखो, दिख रहा है ये तुम्हें? ये देखो 4 ईयर, ये रहा देखो पूरा क्रेडिट दिया हुआ है इसमें। मैं देख बता देता हूँ तुमको। अगर 4 साल की यूजी कर रहे हो ना तुम, देखो इसका अलग अलग है। 6 क्रेडिट है देखो। जो 8 क्रेडिट है वो होता है डॉक्टर डिग्री का, PhD का। जो 7 क्रेडिट होता है वो PG का, सेकंड ईयर वाली का। और MEM टेक होता है जो मतलब फर्स्ट ईयर में, तो उसका 6.5 क्रेडिट है, ठीक है। और जो तुम्हारा ये यूजी है, ये रहा पूरा, तो 6 क्रेडिट है। जब मैं ये रहा देखो 4 ईयर यूजी विद बैचलर, ये रहा देखो। तो यही पूछा था, तुम्हारा 6 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यूजी विद थर्ड ईयर में 5.5 है और सेकंड ईयर में 5 है, ठीक है। तो ये है। तो देखो अब इसमें क्या पूछा है, ये है बैचलर डिग्री ऑनर्स रिसर्च एंड इंजीनियरिंग, 4 ईयर है। समझ रहे हो? तो 4 ईयर का मतलब, तो भाई 4 ईयर तो वही है, ठीक है। 6 है। ये 3 ईयर में, थर्ड ईयर में 6.5। 6.5 तो उसमें है, इसमें PG वाली में है, ठीक है। और 7 किस में है तुम्हारा? सेकंड ईयर में PG की। तो 6 ही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। Which fallacy committed in the following statement? People with cases of the flu should be kept in quarantine because it has never been disproven. देखो मैंने बोला था जब भी ये आ जाए ना कि आत्मा है बट उसको कोई प्रूव नहीं कर पाया है,
ठीक है, आत्मा नहीं है बट उसको कोई डिस्प्रूव नहीं कर पाया है, गॉड एग्जिस्ट करना, तो इसको तो बिना देखे मान देना था भाई। इसलिए ये क्या होता है, अपिलिटिव नॉलेज, जिसको तुम मतलब अगर कोई चीज ट्रू है उसको तुम फॉल्स प्रूव नहीं कर पा रहे। ये क्या हो रहा है, गायब क्यों हो रहा है? क्या है, कोई चीज अगर ट्रू है और उसको तुम फॉल्स प्रूव नहीं कर पा रहे, और अगर कोई चीज फॉल्स है और उसको ट्रू प्रूव नहीं कर पा रहे, तो वहां पे के केस में ये फैलेसी हो जाती है, अपील टू नॉलेज। ये तो बहुत बार मतलब मैंने बोला, जब भी तुम्हें ये रूट वर्ड दिखे मार देना था, बिकॉज इट हैज नेवर बीन प्रूवन। देखो ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, ठीक है, इसको तो कुछ नहीं किया जा सकती, ठीक है। इसका ये थोड़ा अगर कुछ पता होता तो हो जाता काम तुम्हारा। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज ऑफ कॉन्टेंट कम्युनिकेशन एंड फॉर्मेशन। कहाँ? अरे ये दिया था यार। कॉन्सेप्ट ये थोड़ा अलग है, एडम स्मिथ ने कौन सा दिया? एडम स्मिथ ने दिया तो था लैंग्वेज ऑफ कॉन्टेंट कम्युनिकेशन ने, ये तो नहीं दिया था यार इसने। और एडम स्मिथ ने ये दिया था फ्री कॉमर्स वाला, ठीक है। ये वाला ए का फोर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं किया जा सकता, छोड़ दो इनको। मतलब कुछ तो छोड़ने होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लेता भाई कहीं। अच्छा ये तो अब तुम्हें पता ही है, इसका तो मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, ये तुम्हारा है, स्मोक बनता है, तुम्हें भी पता होगा, ठीक है। नॉक्स हो गया प्लस सनलाइट होगी प्लस बीओसी होता है ना, है ना। सनलाइट, नॉक्स प्लस सनलाइट, और उसके बाद ही क्या होता है, स्मोक बनता है। ये सब होते हैं। एस डी जी एम डी जी से बहुत इजी पूछ लिया। टारगेट 169 है, और क्या है, मिलेनियम के 8 गोल है, उसके 17 गोल है, और ये एजेंडा 21 का है। टारगेट मिलेनियम में इसमें 21 हो गए, और गोल मिलेनियम के 8, ठीक है। ये 8 गोल हो जाएंगे इसके, और इसके कितने हैं, 169 टारगेट हो जाएंगे। और टारगेट मिलेनियम के 21 है, और इसका ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब कर लेना कैसे। ये भी देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है बिल्कुल, मतलब कितनी बार पढ़ा तुमने। नॉलेज गेन थ्रू द एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस से तो क्या हो जाता है, एम्पेरिसिज्म, ठीक है। इथनोग्राफी तो क्वालिटेटिव रिसर्च होगी है ना, वहाँ तो हम किसी की पर्टिकुलर ग्रुप के कल्चर वगैरह की स्टडी करते हैं। तो ये देखो आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब ये तो मैं क्या पहचानना था, बस इसको देख लेना था, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन से ही तो होता है एम्पेरिसिज्म। लीलावती, अच्छा ये दो कितनी बार पढ़ा, योग किसने दिया, पतंजलि ने। अर्थशास्त्र बचपन से पढ़ते आए हैं, चाणक्य था ना, पृथ्वीराज उसका, पृथ्वीराज चौहान, अरे यार क्या नाम था उसका। और उसी का तो गुरु था, ठीक है, चाणक्य। विष्णु शर्मा बोलते हैं ना जिसको, चाणक्य, विष्णु शर्मा भी बोलते हैं इसको। तो अर्थशास्त्र उसी ने तो लिखी थी, पृथ्वीराज चौहान का जो गुरु, ठीक है। मेरा यार नाम बोल रहा उस पृथ्वीराज ने, क्या था नाम उसका, चंद्रगुप्त मौर्य, पृथ्वीराज नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, ठीक है। अच्छा न्याय सूत्र तो पता है, गौतम ने लिखी है।
और भास्कराचार्य लीलावती, ठीक है, मिला लेना। इजी बताया, देखो कितना पूछ लिया था। पोप की फुल फॉर्म पूछ ली भाई, ये तो बतानी पड़ेगी क्या, आप बताओ। पीओपी पोप, ठीक है, ये तो कर लेना, ये हो जाएगी है ना। सेकंड 5 ईयर प्लान देखो, पहले तो 5 ईयर प्लान था ये, दूसरा था 56 से 61, ठीक है। तो अब देखो, अब तुम्हें थोड़ा इसमें मानना, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, भाई ये तो कब आया था, 1948, मतलब पहले वाले में आया था ये तो। बात पहले के भी उससे पहले आ गया था, बात समझ रहे हो, क्योंकि बना कब था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, 48 में। तो ए तो कभी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बचे बी सी डी सी डी ई, सी डी सी डी दोनों में कॉमन है। अब देखो, जो 3 ईयर डिग्री कोर्स कमेटी एस्टेब्लिश ऑफ यूनिवर्सिटी लैंग्वेज कमीशन ऑफ इंडिया, तो इसमें थोड़ा ना ये लैंग्वेज कमीशन, क्योंकि 56 में वो बना था ना यार, जब स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, बोल सकते हो तुम इसमें। कमेटी एस्टेब्लिश ऑफ यूनिवर्सिटी, देखो ये तो है ना 3 ईयर डिग्री कोर्स कमेटी, आई थिंक ये कोठारी वाला 1964 के आसपास आई थी, तो इसीलिए तुम इसको एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन तो फिर इसमें बी सी डी बचेगा, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा करना था, पर ये भी थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स था, पर कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, अगर तुम्हें प्लान का पता होता कि कब से कब आया था, तो थोड़ा कर सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल क्रेडिट स्विम कोर्स, क्या ये, क्या ये पोस्ट ग्रेजुएट का पूछा आई थिंक, स्नातक है ना, तो उसके लिए क्या हो जाता है, यूजी बताया था मैंने ना। सीईसी होता है अंडर ग्रेजुएट के लिए, और यूजीसी होता है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। और वही नॉन टेक्निकल पोस्ट पीजी कोर्स, नॉन टेक्निकल पीजी कोर्स, समझ गए। तो नॉन टेक्निकल पीजी कोर्स के लिए ये होता है, ठीक है। ये 9 की 9 कोऑर्डिनेटर बॉडी याद रखनी तुम्हें, एआईसीटी होता है सेल्फ डायरेक्शन के लिए, ठीक है। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है काफी। क्या हो रहा है आज इसमें इतनी छोटा कैसे हो गया, ठीक है। ये 14 ट्रू साइज बताना था, अब देखो ये तो कितना इजी है। 25 के बीच बड़ा है किससे, स्वयं भी से, कैसी बात कर रहा है, ये तो वैसे ही गलत लग रहा है भाई। भाई एक एमबी किसके इक्वल होता है, देखो लिख लो ऐसे, बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, इतना ही ना बस। देखो एक इसमें क्या होते हैं 8 बिट, 1 किलोबिट में क्या होते हैं 2 की पावर 10 बाइट, 1 मेगाबाइट में 2 की पावर 10 किलोबाइट, 1 जीबी में 2 की पावर 10 मेगाबाइट। अब ये देखो, ये बोला 25 के भी बड़ा है इससे, 100 MB, ये तो वैसे ही गलत हो गया भाई। अभी के भाई 1 MB 10 गुना बड़ा होता है, 2 की पावर 10 टाइम्स, 1,000 टाइम्स। तो 25 के भी कहाँ से बड़ा हो गया, ए तो वैसे ही गया, क्या पूछा इसमें, ठीक है। 999 MB इज ग्रेटर देन 50 GB, तो देखो ये फिर से वो हो गया भाई। भाई 1 GB किसके इक्वल होता है, 2 की पावर 10 MB के, मतलब 1 GB का मतलब क्या है, 1024 MB, ये मतलब है। तो भाई ये कैसे बड़ा हो जाएगा, ये बी भी गया, आंसर क्या हो जाए, केवल सी, खत्म, कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में, एलिमिनेट करना था, समझ रहे हो। 2350 बाइट इज स्मॉलर देन 2 KB, नहीं, क्योंकि देखो ये होता है KB, ये होता है बाइट। 1 किलोबाइट में किसके इक्वल होता है, 2 की पावर 10 बाइट, या फिर तुम बोल सकते हो 1024 क्या बाइट। तो इसने बोला 1 KB इसके इक्वल है, तो 2 KB किसके इक्वल हो जाएगा, इसका दोगुना हो जाएगा, 2048 बाइट। तो बोला है 2000 बाई 2350 बाइट इज स्मॉलर देन 900, 2350 बाइट तो बड़ा हो गया ना इससे, कि 2 KB किसके इक्वल होता है ये, तो 2350 से छोटा, इसलिए, ठीक है।
ये फिर से आ गया। A motorboat cover a certain distance downstream 5 hour and it takes 6 hour to return upstream to the starting point। मतलब देखो, ये गया यहाँ से यहाँ, मान लो ये डाउनस्ट्रीम, फिर ये आया ए से, ये मान लो अपस्ट्रीम में। तो इसमें लगे मान लो 5 आवर, बट एक देखो मैंने बोला था ना डाउनस्ट्रीम में हमेशा कम टाइम लगता है, तो यहाँ पे लगे 6 आवर। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, मतलब ये किसकी स्ट्रीम देते हैं, मतलब किसकी स्पीड है स्ट्रीम की, 4 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर, मतलब क्या पूछा है, स्टिल वाटर में पूछे। ठीक है। तो देखो, तुम्हें पता है ए से बी में जो डिस्टेंस कवर करेगा वही, जो डाउनस्ट्रीम में जो डिस्टेंस होगी वही अपस्ट्रीम में होगी, तो डिस्टेंस दोनों में बराबर होती है। बराबर होगी कि नहीं होगी। तो मान लो डिस्टेंस क्या हो जाता, स्पीड इनटू टाइम, ये हो जाएगा सिंपल। तो आप बताओ, डिस्टेंस सेम कर लेनी मुझको। तो जब डाउनस्ट्रीम जा रहा है, डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो उसमें स्पीड क्या हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, बी प्लस एस, यही होती है। ठीक है। तो बी प्लस एस स्पीड होगी, और टाइम कितना लिया उसने, 5 घंटे, इक्वल टू, अपस्ट्रीम में 6 घंटे लगे और अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, बी माइनस एस। ठीक है। बी माइनस एस इंटू 6। ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ एस की स्पीड दे देती है, वो कितनी दे रखी, 4, तो चलो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 5b + 5s इक्वल टू 6b माइनस 6s। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, 11s। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 11 इंटू एस, एस की वैल्यू कितनी, तो कितना आ गया, 44। बस ये क्वेश्चन था भाई। बस ये करना था, डिस्टेंस सेम करनी थी, क्योंकि जितनी डिस्टेंस मान लो वो डाउन स्ट्रीम में चलेगा, इतनी डिस्टेंस वो अप स्ट्रीम में चलेगा, तो दोनों को डिस्टेंस सेम कर दो। तो पता है भाई, जब डाउन स्ट्रीम जाएगा तो स्पीड क्या होती है, बी प्लस एस इंटू टाइम, और ये इक्वल हो जाएगा अप स्ट्रीम की डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, बस। ठीक है। विच टेक्नोलॉजी इज द सेपरेशन बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, पहली पूछा, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले टेलीग्राफ यूज होता था भाई, ये तो बहुत बाद की बात है, बहुत बाद में है, फोटोग्राफी प्रोजेक्शन तो अभी आया है। तो ये ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। ये देखो, मीडिया अकाउंटेबिलिटी एलिमिनेशन मेथड से करना था, मीडिया की अकाउंटेबिलिटी क्या करोगे, तो ऑडियंस कंट्रोल थोड़ी ना कर सकती हो, भी काट दो, आंसर आ गए। कुछ नहीं करना है भाई, थोड़ा सा ध्यान देना था। You try to predict the value of outcome variable from one or more variable, then you are likely to use। तो देखो, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस तो बिल्कुल नहीं करते, ये दोनों करते हैं, बाइवेरिएट और मल्टीवेरिएट रिग्रेशन। ठीक है, देखो दिखा देता हूँ। रिग्रेशन में तो तुम्हें पता है ना वैसे तो, एक यूनिलेटरल होता है, एक बाइलेटरल, एक मल्टीलेटरल होता है। यूनिलेटरल में मतलब केवल एक ही वेरिएबल हो, वो होता है बस, वहाँ तो एक ही वेरिएबल होता है। बाइलेटरल में दो, मल्टी मल्टीवेरिएट में दो से ज्यादा। देखो, इट इज यूज टू मेजर डिग्री विच मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, प्रिडिक्टर, देखो ये लिख रखा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्टर बोलते हैं, मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल रिस्पॉन्स आर लिनियरली रिलेटेड। आ गया। तो ऐसे ही तुम इसका देख सकते हो। इट इन्वॉल्व टू वेरिएबल, देखो बाई है तो दो हो जाएगा। टू एस्टेब्लिश द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन देम, टू वेरिएबल आर फ्रीक्वेंटली रिलेटेड, ये हो गया। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एंड अदर द डिपेंडेंट द आउटकम वेरिएबल, तो ये दोनों यूज करते हैं। ठीक है। और ये जो है मेरा कौन सा था, पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट रिलेशन, ये केवल और केवल क्या करता है, ये ओनली रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल, बस, कि रिलेशन है कि नहीं है, बस ये रिलेशन बताता है। बट आउटकम प्रिडिक्शन ये सब आउटकम कौन बताता है, ये दो बताएंगे। और वेरिएंस तो तुम्हें पता ही है, एनोवा टेस्ट तो पढ़ा होगा, वो तो ये ठीक है, एनोवा टेस्ट पढ़ा ना। तो इसमें क्या करते हैं, वेरिएंस अक्रॉस द मीन्स और एवरेज, तो यहाँ तो उसका कोई वही नहीं है,
वेरिएबल्स का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, बी एंड सी इज द राइट आंसर। एक्स परसेंट ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई परसेंट ऑफ आई। एक्स परसेंट ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई परसेंट ऑफ एक्स, बात खत्म। तो ये 100 कहाँ से घुसा दिया, गलत है, सीधी सीधी गलत है। भाई एक्स परसेंट ऑफ वाई का मतलब क्या है, एक्स बाई 100 इंटू वाई, ये किसके इक्वल हो जाएगा, वाई बाई 100 इंटू एक्स। मतलब वाई परसेंट ऑफ एक्स के इक्वल होना था, ये 100 कहाँ से लगा दिया, ये गलत है। ये गलत हो गया। अब ऑप्शन बच गई ये। तो सी दोनों में है, तो या तो बी ठीक है या डी ठीक है। देखो ऐसे क्या करो एग्जाम में, सी दोनों में है तो एक को चेक कर लो। अब देखो तुम पढ़ोगे बहुत गंदा सा लग रहा है, बड़ा है, तो क्या करो डी पे आ जाओ। 10% ऑफ 5, इतना आ गया 0.5। एंड 5% ऑफ 10, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5% ऑफ 10, ये भी यही हो जाएगा 0.5। दोनों को ऐड करना, 1 आना चाहिए। ठीक है, बोल रहा है ऐड अप टू 0.1, गलत है। तो इसका मतलब डी गलत हो गया, आंसर आ गया। ये स्मार्ट अप्रोच यूज करनी होती है एग्जाम में। समझ रहे हो। बाकी ए इज फॉर 50% मोर देन बी, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/20। बाकी करने की जरूरत नहीं थी, अब तुम्हारा आंसर आ चुका है, तुम्हें करने की जरूरत नहीं थी एग्जाम में। ये स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए तुम्हें। बाकी ये मैं बता दे रहा हूँ ये, ठीक है। ए इज 15% मोर देन बी, तो मतलब ये मान लो अगर बी है, बताया मैंने, ए की वैल्यू कितनी होगी 23, तो बी इज दैट परसेंट लेस देन ए। तो बी ए से कितना कम है रेशो में, 3, किसकी रिस्पेक्ट में, 23 इंटू। तो इसको सोल्व करोगे तो यही आएगा, 23 से कम 23, 23 3 13.something, ये मतलब सही है। मतलब ये सही है दोनों। ठीक है। अभी इसकी चेक करने की जरूरत नहीं है, तो हो चुका है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, वैलिडिटी कैन नेवर अप्लाई ओवर एनी सिंगल प्रोपोजिशन, सही बात है। वैलिडिटी तो से आर्गुमेंट है, सेट होता है। तो सिंगल प्रोपोजिशन के लिए ट्रू और फॉल्स हो सकता, मतलब या ट्रू या फॉल्स होगी, तो ये सही है। ये भी सही है। ट्रूथ और कैन बी अप्लाई टू द सिंगल प्रोपोजिशन, ए बी सी है, सही है। प्रोपोजिशन बाय देम सेल्फ कैन बी वैलिड बट नॉट इनवैलिड, भाई वो तो ट्रू या फॉल्स हो सकते हैं। प्रोपोजिशन कैन तो इट कैन बी, ये भी गलत है। ठीक है। देखो कैसे पूरा एक्सपेक्टेड, वही क्वेश्चन पूछ रखे थे। क्या पूछा, स्लो से फास्ट जाना तुम, स्लो टू फास्ट इन टर्म ऑफ द एक्सेस टाइम। ठीक है, तो जिसकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी उसका एक्सेस टाइम उतना ही क्या होगा, कम होगा। ठीक है। तो सबसे कम एक्सेस टाइम किसका होगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट। देखो सबसे फास्ट जो क्या होती है, कैश होती है। कैश के बाद फिर रैम होती है, फिर एसएसडी होती है, और फिर ऑप्टिकल ड्राइव। तो ऑप्टिकल ड्राइव का जो टाइम है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा लगने वाला है। एसएसडी होगी ना, सोर्स और ऑप्टिकल ड्राइव सबसे स्लो होती है। तो सबसे स्लो होती है, तो इनका जो टाइम है वो सबसे वो हो जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा लेंगे। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट लिस्ट ऑफ द रैंक फ्रॉम स्लोवेस्ट टू द फास्टेस्ट इन टर्म ऑफ द। तो सबसे स्लो क्या हो जाएगा, सबसे स्लो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो डी आएगा, फिर क्या आ जाएगा, मतलब उल्टा चलेगा, DCBA। तो क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा। ध्यान से पढ़ना बस क्वेश्चन को, तुम गलती कर सकते थे, ठीक है। स्लो से फास्ट जाना था मतलब हमें, सबसे स्लो टाइम उसका है, जिसकी स्पीड जितनी कम उसका एक्सेस टाइम उतना ही, उतनी ही स्लो है वो, मतलब मान लो ये अगर मान लो 1 सेकंड ले रही है, ये मान लो 2 सेकंड ले रही, तो ये 3 सेकंड लेगी एक्सेस, ये ले लेगी 4 सेकंड, तो ये देखो होगी ना कितनी स्लो, 4 सेकंड ले रही है। ठीक है। अगर ये भी तुमने किया ना, ये करवाया हुआ क्वेश्चन है।
ये करवाया हुआ क्वेश्चन था, क्लास में ही करवाया था मैंने, कि सबसे पहले आया था, अगर तुम्हें ये भी याद होता ना, ये बना था 1964 के आसपास, जब हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उन्होंने बनाया था। ठीक है, अगर इतना भी पता होता तो आंसर आ जाता, तो बस आंसर आ गया था। ठीक है, क्रोनोलॉजी से बहुत पूछता है भाई। इसका था 1969 में बना था ये। और जो था, ये था मेरा आई थिंक, ये 77 की, 71 की आसपास है, और ये शायद 77 के आसपास, नहीं 69 में बना था ये देखना पड़ेगा। ये 72 में बना था। तो इसका एक बार चेक करना, ये 77 के आसपास मुझे डेट याद आ रही है। भाई बहुत इजी पूछ लिया था भाई, मेरी क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, बाकी बच्चे हुए चलो फिर कल करवा दूंगा मैं। ठीक है, चलो ये देखो, ये भी पता था, डिडक्शन है। तो डिडक्शन में कहाँ से क्या होता है, थ्योरी को क्या किया जाता है डिडक्शन में, इंडक्शन में थ्योरी जनरेट करते हैं, इसको थ्योरी को हम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे, फिर फाइंड करेंगे, और फिर डेटा ये करेंगे। तो सबसे पहले डी, लास्ट में ए आएगा, ये होना चाहिए, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये देखो, व्हाट इज द बेस 10 इज इक्वल टू बेस 4, व्हाट इज द बेस 10 इक्वल टू बेस 4, ये पूछा किसके इक्वल होगा। तो तुम्हें पता है, किसी भी नंबर को डेसिमल में बदलना है तो क्या करना होता है, उसकी पावर से शुरू करना होता है, जीरो से, 4 की पावर 0 इंटू 3, 4 की पावर 1 इंटू 1, 4 की पावर 2 इंटू 0, और 4 की पावर 3 इंटू 4। तो ये कितना हो गया, 192, जीरो, 4 और 3, 199। ठीक है, चलो ये बाद में, और ये देखो, ये भी करवाया हुआ कैसे नहीं, क्लास में ही करवाया था मैंने। इम्प्लिसिट मेमोरी, दो तरह की मेमोरी होती है, एक होती है इम्प्लिसिट, एक होती है एक्सप्लिसिट। जो अपने आप ऑटोमेटिक याद रहती है, जैसे तुमने साइकिल चलानी सीख ली, गाड़ी चलानी सीख ली, स्विमिंग सीख ली, वो होती है इम्प्लिसिट मेमोरी। और जिसके लिए तुम्हें एफर्ट लगाना पड़ता है, जैसे तुम पढ़ते हो भूल जाते हो, बार बार चीजें याद करते हैं, तो होता है एक्सप्लिसिट। तो एपिसोडिक और जो सिमेटिक मेमोरी होती है, सिमेंटिक, ये आती है एक्सप्लिसिट के अंदर। तो बी डी काट दो, आंसर आ गया। ये बी सब करवाए हुए क्वेश्चन थे, मतलब रिपीट बहुत हुए थे। ठीक है, वही देखता हूँ, देखो। अब ये मैंने कितनी बार बोला था, ये आजकल बहुत पूछता है, इंक्रीज कोनोटेशन। इंक्रीज कोनोटेशन का मतलब क्या होता है, तुम्हें जाना किसी यूनिवर्सल से एक पर्टिकुलर की तरफ, मतलब जैसे जैसे हम पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होते जाते हैं। तो ये देखो, एथलेटिक एक यूनिवर्सल है, बॉल प्लेयर भी एथलीट होगा, बेस बॉल प्लेयर भी, और फील्डर भी, मतलब एथलेटिक एक यूनिवर्सल हो गया। तो डी से स्टार्ट हो जाएगा, आंसर ही खत्म हो गया बस। तो देखो, सबसे पहले एथलीट आएगा, फिर उसके बाद क्या होता है, बॉल प्लेयर, फिर बेस बॉल। देखो, एथलीट के बाद बॉल प्लेयर पे जा रहे हैं, बॉल के बाद फिर देखो और पर्टिकुलर पे बेस बॉल, उसके बाद फिर स्पेसिफिक बिल्कुल फील्डर पे चलेगी। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए था, इंक्रीज कोनोटेशन होता है, इसको क्या बोल देते हैं, इंटेंशन। और एक होता है इंक्रीज कोनोटेशन, डिनोटेशन, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। वो जस्ट इसका उल्टा है। अगर पूछता इंक्रीज डेनोटेशन तो इसको उल्टा कर देते, क्या आंसर आ जाता, ए सी बी डी। तो यहाँ याद रखना है, हम यहाँ यूनिवर्सल से किसी पर्टिकुलर की तरफ चलते हैं बस। अब इसमें तो तुम्हें देखना था, ये देखो, इसमें प्लस टू का पैटर्न लग रहा है, देखो, सब में प्लस टू, प्लस टू नहीं, -2 का है, सब में -2 का है। तो ए का सेकंड हो जाएगा, बस देखना था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें मिसिंग है वो, बाकी ठीक है, इसको देख में।
इनमें से तुम्हें बताना था इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। मान लो अगर तुम इन दो को कंपेयर कर रहे हो, बहुत सारे तरीके हैं वैसे तो करने के, बट एक अगर तुम्हें नहीं मतलब काफी क्लोज आ रहे हैं तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो ये कितना हो गया, 13×6 = 78 और 11×27 = 73। तो इसका मतलब क्या है, ये बड़ा है, मतलब ए डेफिनेटली बड़ा है बी से। किस ऑर्डर में लगाना मुझे इसको, किस ऑर्डर में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। मतलब बी के बाद, मतलब ए बड़ा है तो बी के बाद तो ए आएगा आएगा, उससे पहले नहीं आ सकता। तो बी ये तो डेफिनेटली होना चाहिए। देखो तो देखो, ए बी, ए के बाद ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, या तो ये आंसर है या ये आंसर है। बात आ गई समझ, क्योंकि ए बड़ा है ना बी से तो बी पहले आएगा भाई। अब ये देख लो, क्या ए सबसे बड़ा है, क्या डी सबसे छोटा है। अच्छा सी बी में ये कोई सा एक देख लो, सी बी देखो, ए डी। अच्छा डी देख लेता हूँ, डी देख लेते हैं। मान लो ये है 22×6 = 132, 19×7 = 133। भाई डी बड़ा है ए से, डी ए से बड़ा है, तो डी बाद में आएगा भाई। तो यहाँ तो डी पहले आ रही है, तो ये आंसर हो गया। बात आ गई समझ, भाई डी बड़ा है ना ए से तो डी बाद में ही आएगा एक ही। यहाँ तो पहले आ गया, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ये बचेगा। ये तो तुमने कर ही लिया होगा नेफ्रो, ये तो किडनी से होता है ना, ये तो कर लिया होगा भाई। बाकी ये लंग से होता है तो ना, कर लिया होगा ये तो, छोड़ो इसको तो मैं क्या ही करा। ये तो तुम्हारा ही हो गया, ठीक है, इसमें तो तुम ज्यादा अच्छा से आते हैं। ये दो कितनी बार पूछता है, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। नो हॉर्स आर फेलाइंस, तो इसकी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, नो फेलाइन आर हॉर्स। तो ये क्या कौन सी स्टेटमेंट है इसकी, ओवर्जन, ये ओवर्जन स्टेटमेंट है इसकी। इसमें अप्रोक्स ले सकते हैं जो लास्ट डिविजिबल। भाई इसके आंसर काफी क्लोज थे, मैं बता रहा हूँ ना, तुम अप्रोक्स ले गए तो तुम, इसीलिए ये ट्रिक होती है। देखो ये कई मेथड होते हैं, पता है क्या, या तो सबको ऊपर जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, देखो और डिवाइड करके देख लो, या फिर काफी आंसर क्लोज आ रहे हैं तो फिर क्या करो, तुम आपस में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। इसीलिए मैंने बताया वो, क्योंकि तुम डिवाइड करोगे ना, मान लो जीरो जीरो से कर लो, ये जैसे ये करोगे 7 से 7×8 = 56, चार एक जीरो और निकाली, 7×5 = 35। अब देखो कितने क्लोज आ जाएंगे, सब बहुत क्लोज आ रही है। तो बेस्ट है फिर क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। समझ गए। अब देखो ये कितना इजी पूछ लिया भाई, इक्वल चांस पूछ लिए। इक्वल चांस तो किस में होते हैं, ये ये तो सब किसके हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी के, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगी। ठीक है, बाकी ये तो था भाई तो, ठीक है, ओके। कुछ क्वेश्चन बच गए 4 से 5, मतलब वो बाकी वो बच गए तो वो इजी है, ऐसा कुछ नहीं।